औरतों की अमूमी आदत के मिसदाक महफिल में गुपशप जारी थी। दुल्हन और दूल्हा की खूबसूरत जोड़ी पर जहां रश्क किया जा रहा था, वहीं जेवरात और लिबास पर मिली जली कैफियत का इजहार भी हो रहा था। जमल के चेहरे पर एक हुसैन मुस्कुराहट थी, और क्यों न होती। आखिर साल भर की मंगनी के दौरान ससुराल की तरफ से जो इज्जत और मोहब्बत मिली, उसने जमल की खुद एतमादी को 4 चांद लगा दिए थे। तमाम कजन जमल की किस्मत पर रश्क कर रही थी, और क्यों न करती। वो एक मुख्तसर मगर शानदार फैमिली के इकलौते बेटे की दुल्हन बन गई थी। जासम, जो 2 बहनों का लाडला और सबका चहीता था, बहनों से छोटा था, और दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगियों में खुश थीं। जासम के घराने में कल 3 अफराद थे, सास, ससुर और जासम खुद। जबकि जमल एक बड़ी ज्वाइंट फैमिली से ताल्लुक रखती थी, जहां हर वक्त घर में एक बारात का समा रहता था। जमल के वालिद के 6 भाइयों की बड़ी फैमिली थी, और हर वक्त किसी न किसी का मेहमान आना जाना लगा रहता था। जमल की 4 बड़ी बहनें भी अक्सर अपने बच्चों समेत भाइयों के घर मुकीम रहती थीं। ऐसे माहौल में जमल का ग्रेजुएशन मुकम्मल करना किसी मुजिज़े से कम नहीं था। रिश्ते के लिए जासम को देखकर जमल ने ज्यादा वजाहत की उम्मीद तो नहीं की थी, लेकिन इसकी शराफत और सादगी ने सबको मुतासिर किया। ये शादी मुकम्मल तौर पर एक अरेंज मैरिज थी। जासम और जमल ने सबकी रजामंदी से एक दूसरे को सिर्फ एक बार देखा, ताकि शरई तकाजे पूरे हो सके। जमल अपने घराने की सबसे बड़ी औलाद थी, और उसके करीब तमाम कजन्स इससे छोटे थे। यूं बहुत खूबसूरत अंदाज में उसकी मंगनी जासम के साथ तय पा गई। मंगनी के साल भर के दौरान ईद, शब बरात और दीगर मौके पर जमल के ससुराल से कीमती तहाइफ आते रहे, और उन्हीं मौके पर जमल और जासम की मुलाकात भी होती थी। जमल की वालिदा ने पहले ही वाजे कर दिया था कि शादी से पहले फोन पर बातचीत अकेले मुलाकात की इजाजत नहीं होगी। वालिदा ने जासम को भी बावर कराया था कि जमल जैसी बहू ढूंढने में उन्होंने काफी मेहनत की है, और वो किसी कीमत पर इस रिश्ते को खराब करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जासम ने वालिदा की ख्वाहिश का एहतराम किया, लेकिन इस दौरान जो कुर्बानी जासम ने दी, इसका अंदाजा सिर्फ वही कर सकता था। चाहते हुए भी जासम इस कैफियत को समझ नहीं पा रहा था जिससे वो गुजर रहा था। वही जानता था कि इस वक्त वो कुन मुश्किलात से दो चार है। एक ही वक्त में वो वहां मौजूद भी था और गैर मौजूद भी। जब भी कोई मेहमान आकर सलामी की रस्म अदा करता, तो उसे जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता। वो अपनी इज़्तिराबी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद नाकाम हो रहा था। कुछ जहां दीदा नजरों ने उसकी परेशानी को भांप लिया था, जो छुपाए नहीं छप रही थी। तकरीब में बेहतरीन खाना, खूबसूरत सजावट, शानदार बैंक्वेट हॉल और दुल्हन वालों की बेपनाह पजीराई का एहतमाम किया गया था। कीमती तहाइफ से घर भरा हुआ था, और सलामी में जासम को एक कीमती गाड़ी भी ली गई थी। लेकिन फिर भी वो इतना मुस्तरब क्यों था? अरूसी कमरे की तज़ीन और आराइश बेहद शानदार थी। नए पर्दे, कीमती फर्नीचर और फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। बेड से दरवाजे तक गुलाब की पत्तियां बिछाई गई थी, जिन पर कदम रखते ही जमल ने एक खूबसूरत ख्वाब जैसा एहसास पाया। रस्मों के मुख्तसर सिलसिले के बाद जमल की नंदों ने इसे कमरे तक पहुंचा दिया। कमरे में सफेद फूलों और गुलाबों की खुशबू जमल के मेहंदी और परफ्यूम की महक के साथ मिलकर एक सरवर अंगेज फिजा पैदा कर रही थी। जमल ने अपने भारी लहंगे को बेड पर फैलाया और जहेज के साथ आई हुई खूबसूरत सुनहरी तकिए से सर टका लिया। इसके दिल में खुशी और जोश के मिले जले जज्बात थे। वो इस लम्हे का इंतजार कर रही थी जब वो जासम के साथ वो सब बातें करेगी जो उसने मंगनी के अरसे में अपने दिल में जमा कर रखी थी। जासम के आने की आहट सुनकर जमल सीधी होकर बैठ गए। जासम को मालूम था कि अंदर उसकी ख्वाबों जैसी दुल्हन उसका इंतजार कर रही है। वो धीरे धीरे चलता हुआ बेड के करीब आया, लेकिन जमल के मासूम हसन ने उसकी तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कर लिया। वो बेइख्तियार बेड के पास बैठ गया और धीरे से जमल का हाथ थाम लिया। अचानक जैसे कोई ख्याल उसके जहन में आया, इसने अपनी शेरवानी की जेब से एक दिल की शक्ल की मखमली डिबिया निकाली। डिबिया खोलकर उसमें मौजूद खूबसूरत अंगूठी निकालने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे वो जमल के हसन के सिहर से जैसे बाहर निकल आया। अंगूठी पहनाने के बजाय उसने अंगूठी जमल के कदमों के करीब गिरा दी और बगैर कुछ कहे उल्टे कदमों कमरे से बाहर निकल गया।
जमल हैरान और परेशान कभी अंगूठी को देखती तो कभी खिले दरवाजे की तरफ, जहां से अभी जासम अजीब अंदाज में निकल कर गया था। पहली रात की ये फुसूखेज घड़ियां धीरे धीरे बैठ गई। जमल, जो इस गैर मुतवक्के रवैये से शशदर थी, आहिस्ता आहिस्ता रोने लगी। रोते रोते उसे मालूम ही नहीं हुआ कि कब रात खत्म हुई और कब सुबह की रोशनी नमूदार हुई। जमल की आंख खुली तो दरवाजे की मुसलसल दस्तक ने उसे चंद लम्हों के लिए गहरी सोच में डाला। वो कुछ देर के लिए भूल गई थी कि वो कहाँ है और रात को क्या हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी नजर बैन पर और दाएं जानिब जासम पर पड़े। उसने धीरे से जासम का कंधा हिलाया, जो गहरी नींद में नहीं था, और फौरन जाग गया। उसने दरवाजे की तरफ इशारा किया जहां मुसलसल दस्तक हो रही थी। अब दरवाजा खोल दे, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। रात को जो भी हुआ था, उसके पीछे जो भी राज छुपे थे, बहरहाल वो अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। इसलिए इसने अपने लहंगे को संभाला और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो नहीं चाहती थी कि कोई इसकी रात वाली हालत में दुल्हन के रूप में देखे। जासम, जो न जाने कब वापस आकर सो गया था, शायद सुबह तक सोने की कोशिश कर रहा था। जमल सोचती हुई वॉशरूम पहुंची और वहां जाकर अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारने लगी। रोने और जागने की वजह से इसकी आंखें सूजी हुई थी और वो कोशिश कर रही थी कि उनका बोझ कम हो सके। शाम को दिल्लीमा की तकरीब मारगला की पहाड़ियों के दरमियान आलीशान होटल में मुनक्कद थी और सब इस शादी की यादगार तकरीबात की तारीफ कर रहे थे। ज़ैल के सारे खानदान के चेहरों पर फखरिया मुस्कुराहट थी और जमल के वालिदैन तो फूले नहीं समा रहे थे। कल की निस्बत आज जासम ने अपने आप पर काबू पा लिया था, लेकिन बेइंतहा खूबसूरत मेकअप, महंगे और खूबसूरत लहंगों और बेशुमार ज्यूलरी के बावजूद वो परेशान दिखाई दे रही थी। इसकी कज़न्स इससे छेड़छाड़ कर रही थी, तो वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट अपने होठों पर सजाकर उन्हें मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी। ना चाहते हुए भी वो वही चीजें पहन रही थी जो कल जासम ने इसे पहनाने के बजाय इसके कदमों की नजर कर दी थी। इसने ये सब इसलिए पहन लिया था क्योंकि वो जानती थी कि सब उसे मुंह दिखाई के तोहफे के तौर पर लाजमी कुछ पूछेंगे। सब जासम की पसंद की तारीफ कर रही थी। इसकी चुन्नी बहुत ही नाजुक थी और इसमें जुड़े हुए डायमंड की चमक हर चीज पर हावी हो रही थी। शायद इसकी चमक में ही जमल के आंसू भी छुपे हुए थे। एक अजनबियत की दीवार है सामिया, जो हम दोनों के दरमियान है और वो हिट ही नहीं पा रही। आज इसने दिल कड़ा करके अपनी करीबी दोस्त से फोन पर बात की। क्या तुम दोनों भी इसी तरह रो रहे हो? सामिया सारी तफसीलात सुनकर शदीद झटके में आ गई। नहीं यार, शादी के इन दिनों में तो अहमद मुझे अपनी नजरों से ओझल ही नहीं होने देते थे। हता कि जहां भी मैं जाती, वो भी मेरे पीछे ही रहते थे। बाज औकात तो मेरी सास को भी बुरा लगता था कि लड़का बीवी के पीछे दीवाना हो गया है। और तो और मुझे मैके भी ले जाते हैं। अब तक रोजाना गजरे लाते हैं, खुद अपने हाथों से पहनाना, और जब मैं तैयार होती हूं तो सामने ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर मुझे देखते रहते हैं। कई बार तो मैं उन्हें नाराज हो जाती हूँ, उन्हें झुंझलाकर कमरे से निकालती हूँ, लेकिन वो फिर बहाने से वापस आ जाते हैं। अब 2 साल बाद इतनी दीवानगी तो नहीं है, मगर अभी भी जब घर आते हैं तो मुझे ढूंढते हैं, और जब तक बाहों का हिसार न डालें फरेश भी नहीं होते। सामिया आगे कुछ और कहती, मगर शर्म के मारे रुक गई। तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो है जो गलत है। जासम का रवैया बस ऐसा है जैसे हम रूममेट हूँ, बस हकूक ज़ौजियत का रिश्ता है हम दोनों के दरमियान। बाकी 2 माह से हम अजनबी हैं, इतने ही जितने मंगनी के वक्त थे। मुझे नहीं पता जासम को क्या हुआ। उसने सर्द आह भरी, और दूसरी तरफ सामिया को भी तशवीश होने लगी। क्या तुम्हें कोई नफसियाती गिरा महसूस हो रही है? हरगिज नहीं। अगर ऐसा होता तो मंगनी के वक्त जासम की तरफ से कार्ड, चॉकलेट्स, आंखों में इश्तियाक का जहानाबाद रहता था। तो फिर तुम सोचो, मंगनी से शादी तक के अरसे में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने जासम को बदल दिया। तुम अकेले में सोचो, कहाँ पे गलत हुआ, या फिर खुदा ना खास्ता कोई और लड़की। सामिया ने बात अधूरी छोड़ दी। जमल ने फोन बंद कर दिया और सोचने लगी कि क्या हुआ होगा जिसने जासम को बदल डाला। सुनिए, जासम ने जमल की जानिब गौर से देखा।
अगर वो अपने खौल में बंद था तो जमल ने भी इसे छेड़ने की कोशिश नहीं की थी। फिर किया था जो वो आज इसे इतने इस्तेहकाक से मुखातिब कर रही थी। उसने इस्तिफहामिया अंदाज में इसे देखा, गोया पूछ रहा हो, क्या कहता है। आंखों से कहने के बजाय अब मुझे मुंह से भी पूछ सकते थे, लेकिन अब ऐसा रवैया क्यों रखते हैं मुझसे। जमल रूहांसी हो गई। इसके असाब जवाब दे रहे थे, बोलो, क्या कहना है। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना। मेरे ख्याल में मैंने तुम्हारी सारी ज़रूरियात और ख्वाहिशात को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखी। फिर भी अगर तुम्हें मुझसे कोई गला है या कुछ महसूस होता है तो वो भी बता दो। इसके लहजे में सदियों की थकन थी, जैसे किसी मुसाफिर को मंजिल के दरमियान रास्ता भूल जाए। इससे पहली बार लगा कि जासम परेशान है, लेकिन आखिर किस बात से। जासम, हम कहीं हनीमून के लिए नहीं गए हैं। सब मुझसे पूछ रहे थे, तुम लोग घूमने के लिए नहीं गए। तुम्हारी अम्मा ने भी कहा था कि उन्होंने तो तुमसे कहा था जाने के लिए, लेकिन तुमने मना कर दिया कि जरूरी नहीं है। हाँ, मैं नहीं समझता कि ये जरूरी है, और अगले हफ्ते से मैं इतवार को भी घर में नहीं रहूंगा, ना ही आम दिनों की तरह शाम को जल्द घर आऊंगा। जासम ने सर्द लहजे में उसे इत्तला दी। लेकिन क्यों? कहाँ जाओगे आप? कुछ मसले मर्दों को खुद हल करने होते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि औरतों को भी परेशान किया जाए, लाजमी हो कि हर बात उन्हें बताई जाए। तुम्हारे लिए इतना काफी है कि मैं तुम्हारी किसी जरूरत से गाफिल नहीं हूं। बहुत जल्द शायद तुम्हें ले जाऊंगा, इंशाअल्लाह। अब सो जाओ। ये कहते हुए जासम ने लैंप की लाइट बंद कर दी और करवट बदल कर लेट गया। इसके रवैये पर जमल देर तक सोचती रही, लेकिन इस बेदर्दी की बेखबरी पर उसे जी भर के गुस्सा आया, मगर खामोशी से आंसू बहाने के अलावा कोई चारा न था। शादी के 9 माह बाद भी वो दोनों दोस्त न बन सके थे, न ही वो जान पाई थी कि आखिर क्या वजह है जो जासम आज भी सर्द में है। इन्हीं दिनों बड़े चाची की अबीरा की शादी का गलगला उठा। इसकी मायूं की तकरीब भी थी। जासम ने तो आने से माजरत कर ली थी, लेकिन इसे अच्छी खासी रकम दे दी थी तकरीब की शॉपिंग और लेन देन के लिए। वो जानती थी जासम की मसरूफियात कि वो रात को 11-12 बजे से पहले घर नहीं आ पाता था, और छुट्टी के दिन भी इसे शाम को जाना होता था। ससुराल में सब अच्छे थे। नंदे बहुत कम मैके आती थी, और सास ससुर बहुत मोहब्बत करने वाले थे। बस जासम ने वालेहाना पे नहीं रहा था। इसने भी करना तो नहीं छोड़ा, बस समझौता कर लिया था। जासम में वालेहाना पे नहीं था। इसने भी रूम में दाखिल होकर वैसी ही रौनक महसूस की जैसी इसकी मन्नी पर हर तरफ थी। लड़के की तस्वीर वो देख चुकी थी। वो बहुत हैंडसम था, और उसकी जिंदगी को परसुकून देखकर वो अबीरा के लिए भी वैसा ही घराना देखना चाहती थी। लड़का अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था, न कोई बहन थी, न भाई। वो सब घर को सजाकर अब तक मुकम्मल तौर पर तैयार थे। लड़के के लिए तहाइफ का ढेर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जासम के लिए सब लाए थे। वो खामोशी से देख रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि बड़ी फैमिली भी एक नेमत है। बेशक छोटी फैमिली में सुकून ज्यादा और मसाइल कम होते हैं, लेकिन क्या उसकी नंदों की शादी में भी इसी तरह रौनक हुई होगी जितनी कि इसके मैके में लड़की की शादी में हुई थी? हरगिज नहीं। वो तो शादियों की सादगी भी देख चुकी थी। बहुत ही सादगी और खामोशी से शादियां की जाती थी। मुख्तसर मेहमानों के साथ घर में ही मायूं और बारात भी आ जाती थी। लड़के वालों के आने का शोर उठा तो वो भी नोटों वाला हार और गुलाब की पत्तियों वाली प्लेट उठाकर सामने से आते 3 लोगों को देखकर आज पहली बार उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन सर झटक कर आगे बढ़कर इस्तकबाल में मशगूल हो गई। तकरीब बहुत जल्द इख्तिताम पजीर हो गई थी। चची का मौत सख्त आफ लग रहा था। वो एक एक का मुंह देख रही थी। बड़ी चची बज़िद थी कि मंगनी तोड़ दी जाए, लेकिन बड़े चचा और जमल के अबू को यह गैर मुनासिब लग रहा था। मंगनी की हैसियत ही क्या है, शरई तौर पर तो कुछ भी नहीं है भाई साहिब। बड़ी चची ने अबू को हमनवा बनाने की कोशिश की। भाई, बात मंगनी की शरई हैसियत की नहीं, जुबान की है। ये सब तो मंगनी से पहले सोचना चाहिए था। मंगनी पर एक टुकर मिठाई का, एक जोड़ा और एक सोने की चमकदार अंगूठी लाकर वो लोग ये भी बता रहे थे कि हमने तो ये भी आपके लिए किया है, वरना हम तो रस्म व रिवाज के कातिल ही हैं। अब ये भी कोई बात थी जो बड़ी बी ने कर डाली।
चची ने मुंह बिसूरते हुए कहा, ठीक ही तो कह रही है मुबश्शिरा, देखें तो हमारे तो गिफ्ट ही हजारों के थे। बच्चे बच्चे ने भी दिए, खाना अलग, अपना सारा बनवाया, ऊपर से लड़के के लिए हीरे की अंगूठी, 4 जोड़े, वो भी ब्रांडेड। कुछ अंदाजा है सिर्फ गिफ्ट पर ही कितना कुछ किया हमने। और उन लोगों ने तो मन्नी को डाल एनिगन बना दिया। मुजम्मिल की उम्मी ने भी चची की हिमायत में ताबड़तोड़ हमले किए। जमीला खानम, ये सब अपने अपनी मर्जी से किया। आपको उन लोगों ने ये सब करने को नहीं कहा था ना जी। मैंने तो फिर आगे की बातें भी कर ली हैं कि अभी सब बात साफ हो जाए। हम बेटी को इतना ज्यादा जहेज देंगे तो उनको भी 50 तोले सोना डालना होगा। जमल के लहंगे लाखों के थे, तो अबीरा के ससुरालियों को तो इससे बढ़कर करना होगा। बड़े होटल में वलीमा होगा, हम भी तो बारात बर्दाश्त करेंगे ना बड़े होटल में। उन्होंने तो सिरे से इनकार कर दिया। बड़े मियाँ बोले हम शादी बहुत सादगी से करेंगे, जितनी हमारी तौफीक होगी इतना ही खर्चा करेंगे। ये भी कोई बात है? मुझे नहीं करनी उन लोगों में अबीरा की शादी, सब सुन लें। अबीरा जो जमल के पास साकित बैठी थी, उठकर आंसू रोकती अंदर को भागी। देखो बेगम, उनकी बात भी ठीक है, हम अगर इतना ज्यादा खर्चा करते हैं तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इन लोगों ने तो जहेज से भी मना कर दिया था, और हम पर ये सब इसलिए चीजें बोझ नहीं बुनती हैं कि हम सारे बहन भाई शादी का खर्च मिलकर करते हैं, बांट लेते हैं आपस में। आपको याद तो होगा जमल की दफा हमने ईदियां भी इसी तरह शानदार भेजी थी, क्योंकि हम जो एक फैमिली में ये सब मिलकर कर लेते हैं, जबकि वो लोग अपने ऊपर इन्हिसार करके जो कर सकते हैं करेंगे। चचा ने धीरे से चची को समझाया। लेकिन जमल के ससुराल वाले भी तो मुख्तसर फैमिली के लोग थे, उन्होंने तो सब काम हमारी मर्जी के मुताबिक कर दिए थे। चची ने एहतजाज किया, आप भूल रही हैं कि सोने की बात पे जमल के ससुर भी परेशान हो गए थे। उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास इतना नहीं है। वो तो इस वक्त जमीला खानम ने हमसे बाला ही बाला जासम की अम्मा को धमकी दे दी थी कि हम रिश्ता तोड़ देंगे, तो वो बेचारी हर खर्च के लिए तैयार हो गई थी, और पार्लर के भी 60,000 दे डाले थे। तब ही तो जासम अब कर्जे के बोझ तले दबा हुआ है। खुददार है, मेरी मदद भी नहीं लेना चाहता है, हालांकि मैंने खुद इसे ऑफर की थी। हमें अब होश से काम लेना चाहिए। हमेशा लड़की वाले ही मजलूमियत का रोना रोते हैं, ये भी नहीं देखते कि अक्सर लड़के वालों पे भी बोझ डाल दिया जाता है। और ये फजूल की रसूमात का भी अब मैं खात्मा चाहता हूँ। मैं अपनी बाकी बेटियों की दफा बहुत सादगी से निकाह करूंगा बस। अबू जान बोलते जा रहे थे, और जमल को लग रहा था उसकी आंखों पे पड़े सारे पर्दे चाक होते जा रहे हैं। वो एकदम उठी, अम्मा मेरा सारा जेवर आपके पास है, ना दे मुझे दे, और अबू प्लीज मुझे आपकी जरूरत है, मेरी मदद कर दे। आज वो गोल गोए। वो कब से फाइलों में सर खपा रहा था, घड़ी की तरफ देखा तो रात के 11 बज रहे थे। इसका ध्यान रोज की तरह जमल की तरफ चला गया। वो रोजाना इसके लिए देर रात तक भौंकी रहती थी। आज शायद तकरीब में कुछ खा लिया होगा। मैं क्या करूं कि अपने आप को नॉर्मल कर सकूं, पहले की तरह जैसे मैं मन्नी के वक्त था। कितनी प्यारी लगी थी मुझे जमल, रातों की नींदें उड़ा दी थी उसने। और अब जब वो मेरे पास है मेरी बनकर, तो मैं उसको वो मोहब्बत क्यों नहीं रह पा रहा हूँ जो मेरे दिल में इसके लिए ठाठे मारता। समंदर आइसबर्ग क्यों बन गया, मेरे एहसासात पर बर्फ क्यों जिम गई है। रोज इरादा करता हूँ इसे अपनी परेशानी बताकर मुआफी मांग लूंगा, जो हुआ इसमें इसका क्या कसूर। अम्मा भी तो बराबर की कसूरवार हैं, उनको भी तो हर हालत में ये अमीर खानदान की खूबसूरत लड़की भाग गई थी, और उनके दिए तहाइफ पे फूले नहीं समाती थीं। कितने कदरदान होंगे दामाद के जो हर मौके पर इतना कुछ करते हैं। इसने दर्द करती कनपटी पे हाथ रखा और कुर्सी पर जिस्म ढीला छोड़ दिया। और मैं भी तो जमल के अलावा किसी को तसव्वुर में भी ना ला सकता था। अगर वो मुझसे छन जाती तो मैं क्या करता। उसने खुद से सवाल किया। हरगिज नहीं, मैं उसको नहीं खो सकता था, ना अब उसे तकलीफ दे सकता हूँ। बहुत जल्द ये लाखों के ही सही में कर्ज उतार दूंगा, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर मैं अपनी जमल के लिए वही जासम बनूंगा जिससे इसे मोहब्बत का वालहाना एतबार चाहिए। मैं आज ही इसे सब बताकर मुआफी मांग लूंगा। गलती उसकी नहीं है, हमारी भी है। हमें शुरू में ही इसके अबू से बात कर लेनी चाहिए थी। अब अपने और उसकी उम्मी के किए की सजा इसे क्यों दूं, वो सोचते हुए जल्दी से फाइलें समेटने लगा। वो घर में दाखिल हुआ तो खिलाफ मामूल सभी जाग रहे थे। इसे हैरानी के साथ परेशानी भी हुई, सब लाउंज में जमा थे।
एक कोने में इस्माइल के अबू और उम्मी भी मौजूद थी। उसने सलाम किया तो दोनों बढ़कर उसे मिले। उसने कोने में खड़ी इस्माइल की तरफ देखा। वो कामदानी सूट में क़यामत लग रही थी। ज़ैल भी इसकी तरफ मुतवज्जे थी। इसकी आंखों में अपने लिए मंगनी के वक्त वाले रंग देखकर इस्माइल की बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी ने डेरे डाल लिए। लाउंज की दरमियानी मेज पर पड़े ब्रीफ केस को इस्माइल के अबू ने इसकी तरफ बढ़ाया। ये लो बेटा, सारा ना कि सही, बहुत सा बोझ इन पैसों से तुम्हारे कंधों से हट जाएगा। जासम ने हाथ इस तरह पीछे किए जिसे करंट लगा हो। मैंने पहले भी कहा था, मैं खुद सब कर लूंगा। मैं किसी का भी एहसान नहीं, ये किसी का एहसान नहीं है। जासम अलिफ, ये जेवर बेच कर मैंने पैसे लिए हैं जो आपकी कमाई से थे। आपने मेरे दिन को खास बनाया, आपका शुक्र। आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ, आपकी परेशानी, दुख, खुशी हर चीज का हिस्सा हूँ। मेरी खुशी इसी में है कि मैं आपकी परेशानी बनने के बजाय परेशानी को दूर कर दूं। जासम ने अपने अब्बा की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों से इशारा किया कि इसको सबकी बात मान लेनी चाहिए। इसने ब्रीफकेस को उठाकर इस्माइल को पकड़ा दिया कि इसे तुम संभाल कर रखो, कल ही मैं कर्ज अदा कर दूंगा। सबने मुस्कुराकर एक दूसरे की जानिब देखा। इस्माइल के वालिदैन ने रुखसत की इजाजत चाही। रात बहुत हो चुकी थी। उनके रुखसत होने के बाद जासम अपने कमरे की तरफ बढ़ा। शर्मीली मुस्कान चेहरे पे लिए वो जासम के मद मुकाबिल थी। इसकी नर्म कलाइयां जासम के मजबूत और गर्म हाथों में थी। अभी अभी जासम ने अपने लैपटॉप के बैग में छुपाए गजरे उसकी कलाइयों में पहनाए थे। वो घनेरी पलकों की चिलमन उठाकर उसकी आंखों में देखने की कोशिश करती थी और नाकाम होकर शर्म से दोबारा पलकें गिरा लेती थी। प्लीज जाने दे, भूख लगी है, खाना खाते। वो इसकी गिरफ्त में कसमसा थी। क्या मतलब, तुमने खाना नहीं खाया? वो हैरान हुआ। कैसे खा लेती आपके बगैर? इसने मासूमियत से जासम को देखा। वो उसकी अदा पे फिदा हो गया और उसके गिर्द बाजुए की गिरफ्त ढीली की तो वो फौरन भागकर कमरे से निकली और चिकन में जाकर अपने धड़कते दिल की रफ्तार को काबू में करने लगी तो पीछे से जासम ने एक खूबसूरत शरारत कर डाली। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? रोज की तरह डाइनिंग टेबल पर बैठे मैं खाना लाती हूँ, उसने शाकी लहजे में कहा। ना जी, अब आप जहां हम वहां, वो कहकर जोर से हंसा तो इस्माइल ने भी अपनी हंसी इसकी बेसाख्ता हंसी में मिला दी। दोनों की हंसी में जहान भर के ज़र और जवाहर कुर्बान हो रहे थे और फूलों के गजरों की खुशबू सोने के खेतों को मात देने चली थी। जिंदगी इस तरह मुस्कराती है।